हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि शोक रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था झेलम रिवर को लेकर के, तो झेलम रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कश्मीर वैली के सदर्न पार्ट से ओरिजिन होता है झेलम रिवर का। झेलम रिवर इंडस रिवर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रिवर है। चेनाब रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो करती है। 1960 में इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के वाटर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शेयरिंग ट्रीटी हुई थी, और जिसमें झेलम रिवर का वाटर अवेलेबल करवाया गया था इस ट्रीटी के बेसिस पर पाकिस्तान को। झेलम रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा, और इसको नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये झेलम रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई है कि प्रेजेंट टाइम में हायर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए जो कोलेजियम सिस्टम है उसको रिव्यू किया जाए। और हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कोलेजियम सिस्टम क्या है और क्या इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोलेजियम सिस्टम की, तो देखो कोलेजियम सिस्टम जो है इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कोई भी बात नहीं बोली गई है। सिर्फ इतना बोला गया है आर्टिकल 124 और 217 के बेसिस पर कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे हमारे जजेस को कंसल्टेशन विद जजेस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसी के बेसिस पर जो जजेस जो केस हुए 3 जजेस जो केस हैं उसके बेसिस पर ही ये कोलेजियम सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। कोलेजियम सिस्टम को लेकर के सबसे मेन पॉइंट ये रखा जाता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन नहीं की जाती है। मतलब जजेस जो है वो ही जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये बोला जाता है कि इसमें हमारी जो लेजिस्लेचर है, साथ ही साथ में जो हमारी सिविल सोसाइटी है, उसका भी इंक्लूजन होना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में वो लेकर के आए, और उन्होंने सजेस्ट किया कि एक जो है वो कमीशन बनाया जाए, और कमीशन के थ्रू ही हमारी हायर जुडिशरी जो है, मतलब हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसके थ्रू आर्टिकल 124A जो है वो इंसर्ट किया गया इस कंपोजिशन के बारे में। मतलब ये जो कमीशन बनाया जाएगा इसके कौन कौन मेंबर होंगे, इनके बारे में बेसिक प्रोविजन जो है वो वहां पर रखे गए। तो इसमें बोला गया कि हमारे जो सीजीआई हैं वो होंगे इस कमीशन में। साथ ही साथ जो है वो हमारे 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जो ये सारे एक्स ऑफिशियो हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब जो सीजीआई होगा वो इनडायरेक्टली इस कमीशन का मेंबर बन जाएगा। 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे वो इनडायरेक्टली इस कमीशन के मेंबर बन जाएंगे। साथ ही साथ में जो हमारे लॉ मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पर 4 जो मेंबर हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। फिर इसमें बोला गया कि 2 एमिनेंट पर्सन भी होंगे। अब ये जो 2 एमिनेंट पर्सन हैं इनको कौन सर्च करेगा और किस तरीके से इनके बारे में डिसाइड किया जाएगा, तो इसके लिए कमेटी की रिकमेंडेशन की गई थी कि कमेटी होगी जिसमें हमारे सीजीआई होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। किसके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे? किसके? लोकसभा की। लेकिन अगर लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है वो पोस्ट, तो जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो है उसके जिनको लीडर बनाया जाएगा वो यहाँ पर इस कमेटी में रहेंगे, और उस कमेटी के बेसिस पर 2 एमिनेंट पर्सन को सिविल सोसाइटी से क्या किया जाएगा? रिक्रूट किया जाएगा। अब ये 2 पर्सन हैं, इसमें से एक के लिए बोला गया कि एक पर्सन जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से, या फिर ओबीसी से, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से वो बिलोंग करना चाहिए। ओके,
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मतलब वीमेन, इस तरीके से जो है वो पर्सन होना चाहिए, एक एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, ये बात इसमें बोली गई। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो 3 साल के लिए इनको नॉमिनेट किया जाएगा और 3 साल के बाद में ये जो है रीनोमिनेशन इनका नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कमीशन बने और ये कमीशन जो है वो हमारी हायर जुडिशरी जो है वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट करे। लेकिन ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया और स्क्रैप करने के बेसिस पर उन्होंने ये पॉइंट रखा कि ये जो एक्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजन है उनको वायलेट करता है। बेसिक प्रोविजन क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस है, और अगर इस कमीशन को अलाउ किया जाता है तो एक तरीके से गवर्नमेंट का एनक्रोच हो जाएगा जुडिशियल सिस्टम में। तो इसी के बेसिस पर इसको स्क्रैप किया गया था। तो यहाँ पर अब रिव्यू पिटीशन डाली गई है। अब इसमें देखो क्या रिव्यू करके जुडिशरी जो है वो किस तरीके से इस पर अपना पॉइंट रखती है। वैसे अगर हम कुछ टाइम पहले ही डिस्कस करें तो हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी कमेंट किया इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, और उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, और जो कमीशन की रिकमेंडेशन दी गई थी या जो एनजेसी एक्ट हम जो लेकर के आए थे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। जो जुडिशियल सिस्टम है जिसमें जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि एक क्लियरिटी आए, एक ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि सभी को लगे कि हाँ जुडिशियल सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट है वो इस प्रोसीजर के तहत जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो सारे के सारे जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर आपके लिए क्लियर किए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, अभी हमने देखा कि जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस है और उनके जो भी कन्विक्ट्स थे उनको यहाँ पर फ्री कर दिया गया था अर्ली टाइम में ही। उनकी जो भी सेंटेंस है, जो भी उनकी इम्प्रिजनमेंट है वो कंप्लीट होने से पहले ही उनको यहाँ पर फ्री कर दिया गया। तो सेंटर ने यहाँ पर रिव्यू किया है कि आप रिव्यू कीजिए जो भी आपने यहाँ पर डिसीजन दिया है। ओके, इसको लेकर के वो रिव्यू यहाँ पर करने की कोशिश करवाई जा रही है कि इसको रिव्यू कीजिए जो भी आपका डिसीजन रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो रिव्यू पिटीशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में प्रोविजन लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, और अगर लिखे गए हैं तो कौन से आर्टिकल के अंडर ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रेड के बारे में। देखो, अभी हमने डिस्कस किया कुछ टाइम पहले ही कि हमारे इंडिया में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन होता जा रहा है। मींस हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट रखे गए हैं कि किस किस एरिया में हमारा पॉइंट जो है वो वहाँ पर हम कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस आर्टिकल में देखो, एक पहली बात तो ये रखी गई है कि अक्टूबर के जो डाटा है उसमें हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट कम दिखाया गया है। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि दीपावली जो हॉलीडे है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि उसकी वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो काफ़ी बंद रही, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट ट्रेड जो है वो काफ़ी कम देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से एक श्रंक देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है 2015 की, हालांकि 2021 में दोबारा से उसको रिन्यू करना था, लेकिन अभी 2023 तक उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हमें उस ट्रेड पॉलिसी को रिन्यू करना चाहिए। उसमें प्रेजेंट टाइम में जो भी इशू चल रहे हैं उसके बेसिस पर उसमें चेंजेस होने चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने इसीलिए उसको एक्सटेंड किया है कि प्रेजेंट टाइम में ग्लोबली लेवल पर जो टर्मोइल देखने को मिल रहे हैं उसको हम इस तरीके से सेटल करें, इस तरीके से उसको सफल करें कि ये जो इशू है वो सॉल्व हो जाए, और उसी के बेसिस पर फिर हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है वो हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने, अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बेसिक प्रोविजन रखे, साथ ही साथ फोकस किया गया कि जो हमारी रुपीज़ जो है उसके प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं कंपैरिजन टू डॉलर, जिसकी वजह से भी ये जो ट्रेड में डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब
एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका जो कन्वर्जन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी ये इशू जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और इम्पोर्ट हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो मनी है वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, और जब हमें अर्निंग हो रही है तो कम हो रही है। ओके, तो इसी के बेसिस पर ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर लॉन्ग टर्म में इसी तरीके का विजन रहता है, इसी तरीके का प्रोसीजर रहता है, तो हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें चेंजेस होने चाहिए। और किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट टाइम में जो इशू है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो स्कीम है उसको दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है 3 मंथ्स के लेकर के। राइटर का यहाँ पर बोलना है कि देखो, हालांकि ये जो स्कीम है वो कोविड के टाइम में इसलिए लाई गई थी कि जो वनरेबल पीपल है उनको ये प्रोवाइड करवाया जाए कि जो भी ग्रेन्स है वो उनकी अवेलेबिलिटी उनके पास में हो जाएगी। लेकिन लास्ट मंथ अगर हम देखें तो फ्री बाइज जो टर्म है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। उसके अलावा भी फिर यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। तो एक तरीके से हालांकि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कोविड से जो भी इफेक्ट देखने को मिला है उन सभी को एक तरीके से हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ओके, तो इस आर्टिकल में इसी स्कीम के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर फोकस किया गया है, और जो फ्री बाइज जो वर्ड है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है कि गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है वो इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि इस तरीके का सोसाइटी में मैसेज ना जाए कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक तरीके से बेनिफिट करवाने के लिए इस तरीके की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पर हमारे इंडिया में जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं इस साल में, मतलब 2022 में 1 जनवरी 2022 से सितंबर 30 तक के यहाँ पर डाटा दे रखे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने डाटा रखे हैं, और उन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया है कि हमारे इंडिया के फर्स्ट 9 मंथ्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें 88% डेज जो हैं उसमें हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप ये समझिए कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइटनिंग एंड स्टॉर्म, हैवी रेन, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, साथ में हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स और स्नोफॉल, यहाँ पर साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट, ये सारे इश्यूज यहाँ पर रखे गए हैं। इनकी एक एक टर्म को यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो आपको आज जो न्यूज़पेपर अवेलेबल करवाए जाए वहाँ पर इन एक एक टर्म को आप अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पर लाइटनिंग के बारे में बताया गया है कि लाइटनिंग जो है वो डिफरेंस के थ्रू जनरेट होती है। तो इसमें जो 2 क्लाउड हैं उनके बीच में, या फिर हमारी अर्थ जो क्लाउड्स हैं उनके बीच में, इसके बेसिस पर लाइटनिंग के इशू ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हैवी रेन जो है, हैवी रेन मतलब कुछ ही टाइम में और कुछ ही दूरी में जो है वो क्या देखने को मिले, हैवी रेन मतलब बहुत ही ज़्यादा रेन देखने को मिले तो उसको बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। और यहाँ पर डाटा दे रखे हैवी रेन को लेकर के 64.5 टू 115.5 mm रेन जो है वो 24 आवर्स में देखने को मिले, तो इसको बोला जाता है हैवी रेन। फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ना सिर्फ हमारे इंडिया में, पाकिस्तान जो है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। हीट वेव जो है कि कुछ ही टाइम में जो आपका एवरेज टेम्परेचर चल रहा है उससे ज़्यादा 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसको हीट वेव बोला जाता है। और कोल्ड वेव ये होता है कि इतना ही टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से कम हो जाए, 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोल्ड वेव्स। ओके, साथ ही साथ में यहाँ पर बात की गई है स्नोफॉल की कि स्नोफॉल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो इंडिया के 9 मंथ्स के डाटा दे रखे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये बोला गया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो उसमें उस रिपोर्ट में हम स्पेसिफिक फोकस किया गया था कि अलग अलग एरिया के बेसिस पर जो डाटा है वो रखे जाएँ। और इसमें बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, इंडियन ओशन वाला जो रीजन है उसके बारे में बोला गया था कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू। और हम देखते भी हैं कि साइक्लोन जो स्ट्रेटजी जो है, साइक्लोन जो टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई है। ओके, ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए हैं और ये सारे इवेंट हो रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। तो यहाँ पर ये
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अभी जो मीटिंग हुई जिसमें डिस्कस भी किया गया है COP27 में, इस मीटिंग में, कि इस तरीके के इवेंट्स को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें फोकस करना होगा एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर जहां पर जो हमारा टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकें, उसको एक लेवल में जो है वो हम सेटल डाउन कर सकें। जो भी हमने टारगेट अब तक डिसाइड किए हैं, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने टेम्परेचर डिसाइड किया था कि इतना टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से रिलेटेड हम रिड्यूस करेंगे और इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। लेकिन जिस टाइम से अगर इसी तरीके की रिपोर्ट्स को हम अलग अलग व्यू करें तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो भी पॉइंट है उनका एक रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर G20 जो प्रेसिडेंसी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1 दिसंबर से G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी आ जाएगी इंडिया के पास में। लेकिन उससे पहले ही नवंबर लास्ट में इंडिया जो है वो हैवलॉक आइलैंड पर जो भी G20 ग्रुप के जो भी कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर इंडिया में हैं, उन सभी को यहाँ पर इंडिया बुलाना चाहता है हैवलॉक आइलैंड पर। और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, मतलब हमारी जो प्री स्ट्रेटजी जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी जब इंडिया के पास में होगी तो इंडिया किन किन पॉइंट के ऊपर, किन किन पॉइंट को लेकर के क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बात की गई है। फिर देखो, अभी कल हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान को लेकर के मॉस्को में एक डिस्कशन होगा जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर इस मॉस्को फॉर्मेट में ये बोला गया कि अफगानिस्तान में जो भी पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन, जो भी इशू चल रहा है उसके लेकर के पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ राइट को लेकर के, माइनॉरिटीज़ में चाइल्ड, वीमेन और जो भी अदर प्रोविज़न है, जो भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ की सोसाइटी के, उन सभी को लेकर के डिस्कशन होना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिसाइड होने चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि 2017 के बाद में अगर हम बात करें तो राइनो के जो हॉर्न है उनकी जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब टाइम टू टाइम जो है वो हमारे वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जो है वो इस तरीके की क्या करते हैं, अगर कोई पोचिंग देखने को मिलती है, कोई भी ट्रेस होते हैं तो उनको इकट्ठा किया जाता है। तो हमारे इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क में 2021 में आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारे राइनो के जो हॉर्न है उनको सीज किया गया था। फिर उनको यहाँ पर इकट्ठा करके कलेक्ट करके जला दिया गया। ओके, तो एक तरीके से ये रिव्यू करवाने की कोशिश की गई कि जो पोचिंग की जो भी इलीगल जो भी चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से इंक्रीज होते रहे तो इस तरीके की जो स्पीसीज है उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसमें ये सारी बात रखी गई है। हम राइनो से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रोविजन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राइनो की जो है वो 5 स्पीसीज होती है। ओके, राइनो की 5 स्पीसीज होती है जिसमें ब्लैक राइनो और वाइट राइनो जो है वो पाए जाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसके अलावा 3 स्पीसीज जो है राइनो की, जिसमें एक है ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस, ये पाया जाता है, और एक इसके अलावा जावा और सुमात्रन राइनो, ये तीनों पाए जाते हैं एशिया कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर। इसमें से ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस जो है वो केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है और राइनोसेरोस की सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है साइज में, मतलब सबसे लार्जेस्ट साइज इन्हीं का होता है। हमारे इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इंडिया नेपाल तराई रीजन जो है वहाँ पर, साथ ही साथ में हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन और जो आसाम रीजन जो है वहाँ पर राइनो पाए जाते हैं इंडिया में। ये जो ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस है इसको इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि आसाम में इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी ये पॉपुलेशन इसकी देखने को मिलती है राइनोसेरोस की। और इसमें आसाम में अगर हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ पर इसकी हाईएस्ट डेंसिटी या हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए कि किस तरीके से ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनिशिएटिव की कि गवर्नमेंट ने इनकी पॉपुलेशन को सिक्योर करने के लिए क्या क्या काम किया है। तो पहला तो 2019 में हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन लेकर के आई 5 कंट्रीज के साथ में मिलकर के। वो 5 कंट्री जहाँ पर राइनो पाए जाते हैं जिसमें इंडिया, भूटान, नेपाल,
इंडोनेशिया और मलेशिया। ये 5 कंट्रीज ने मिलकर के 2019 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 लेकर के आए, जिसमें इन स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने राइनो के डीएनए प्रोफाइलिंग के रूप में काम किया है, ताकि उनकी पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो तो उसके बारे में बेसिक जो सारी चीज़ें हैं वो हमें मिल सके। साथ ही साथ में 2019 में ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी लेकर के आई, जिसमें वन हॉर्न राइनोसोरस जो है उनको कंजर्व करने के लिए काम किया जाएगा। और इसके अलावा इससे पहले भी 2005 में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन राइनो विजन 2020 लेकर के आए थे, जिसमें डिसाइड किया गया था कि 2020 तक हम क्या करेंगे, जो आसाम जो स्टेट है वहाँ पर 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में 3000 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसकी इंक्रीज की जाएगी ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस की। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है, आपको पता होना चाहिए और राइनो की क्या क्या बेसिक जो प्रोविज़न है उनको सिक्योर करने के लिए। ओके, तो ये हमने द हिंदू का हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। यहाँ पर अगर हम बात करें एक सेकेंड फॉरेन पेज पर, तो फॉरेन पेज पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हुई हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर रख रखे हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, देखो नॉर्थ कोरिया जो है वो अपनी इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल जो है या फिर जो भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेपन की जो भी उनकी एक तरीके से जो प्रोसीजर होता है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम जापान, साउथ कोरिया, यूएसए जो है वो इसको लेकर के डिस्कशन भी करते रहते हैं कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया को सेटल डाउन किया जाए और जो भी उनकी ये इस तरीके के एग्जामिनेशन है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आर्टिकल वो श्रीलंका में जो भी इशू है उन सब के बारे में यहाँ पर एक तरीके से डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से जो तमिल पार्टीज़ हैं उनके बीच में कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, उनके सॉल्यूशन की तरफ बात की जा रही है। यूके में नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और इनके बाद में वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है, जैसे कि यूके हाइक टैक्सेज जो है उनको हाइक किया है उन्होंने अपने लेवल पर, साथ ही साथ में कट्स स्पेंडिंग एज ए रिसेशन लूम्स, जो भी एक तरीके से रिसेशन जो देखने को मिल रहा है उसको कट करने के लिए वो अपनी तरफ से प्रोविजन करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बजट है उसमें जो भी बेसिक पॉइंट है उनको डिस्कशन करने की कोशिश की जा रही है कि जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे हम जो है रेगुलर बनाए रख सकें, मतलब जो भी इशू है उनको अपने इकोनॉमी लेवल पर सॉल्व करने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि डेली करंट अफेयर्स को लेकर के वीडियो अपलोड किया जाता है और ये जो वीडियो है वो आपके लिए आपकी जो प्रीलिम्स है स्पेसिफिक, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो भी की टर्म्स हमारे न्यूज़पेपर में रहती हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, साथ ही साथ में जो पीआईबी और भी अदर इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वहाँ पर इस तरीके की जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स रहती हैं उन सभी से रिलेटेड बेसिक टर्म जो है, बेसिक प्रोविजन वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो डेली क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में क्विज जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है कि जो भी करंट में जो न्यूज़ में है या स्टैटिक पार्ट को कवर करवाया जाता है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। इससे आपको 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो करंट अफेयर्स को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ में आपको ये भी पता चलता है कि अच्छा किन टर्म को लेकर के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो या आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।